अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल अपने पाचन तंत्र में आहार नाल पढ़ रहे थे। आहार नाल में हमने मुख एवं मुख गुहा तक की संरचना का अध्ययन कर लिया था। मुख गुहा में हमने जीवा तथा दांत के बारे में भी पढ़ा था। आज अपने ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको समय से पहले मिल सके। तो आज अपनी ग्रसनी से शुरू करेंगे। ग्रसनी मुख गुहा के पीछे पाई जाने वाली एक छोटी सी नलिका नुमा संकीर्णित संरचना होती है, जो एक तरफ तो मुख गुहा से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ ग्रसिका से जुड़ी रहती है। ग्रसनी जो है उसके पश्च भाग में दो छिद्र होते हैं, एक घाटी या ग्लोटिस एवं दूसरा छिद्र निगल द्वार। या ग्लट निगल द्वार या ग्लट होता है। घाटी छिद्र श्वास नली में खुलती है, जबकि निगल द्वार ग्रास नाल या ग्रसिका में खुलती है। ग्रसनी उभय पथ का काम करती है, क्योंकि ग्रसनी क्षेत्र में नासिका ग्रसनी के छिद्र यूस्टेकी नलिका के छिद्र यूस्टेकी नलिका के छिद्र एवं मुख गुहा खुलती है। ग्रसनी के नीचे का भाग ग्रसिका कहलाता है। ग्रसिका लंबी नलिका नुमा संरचना होती है। लंबी नलिका नुमा संरचना होती है जो एक तरफ तो ग्रसनी से जुड़ी रहती है, जबकि दूसरी तरफ आमाशय से जुड़ी रहती है। ग्रसिका डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है और उदर गुहा में आमाशय से जुड़ी रहती है। ग्रसिका की आंतरिक भित्ति श्लेष्मिक उपकला की बनी होती है, जिसके द्वारा श्लेष्मा का स्रवण किया जाता है और भोजन को ग्रसिका के द्वारा आमाशय में कर्माकुंचन गति के द्वारा भेजा जाता है। ग्रसिका की भित्ति 4 परतों से मिलकर के बनी होती है, जो बाहर से अंदर की तरफ निम्नलिखित है। सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, सबम्यूकोसा, एवं म्यूकोसा। सबसे बाहर की परत को सिरोसा कहते हैं,
जो कि उपकला ऊतक की बनी होती है, जबकि सिरोसा के नीचे का स्तर पेशियों से बना होता है, जिसे बाह्य पेशीय स्तर कहते हैं, जिसमें अनुदैर्घ्य, वर्तुल और तिर्यक पेशियां पाई जाती हैं। और 3 नंबर परत सब म्यूकोसा होता है और अंतिम सबसे भीतरी परत म्यूकोसा कहलाता है। इन 4 परतों से मिलकर के गर्सिका की भित्ति का निर्माण होता है। गर्सिका में किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती। गर्सिका अमाशय से जहां पर मिलती है उस अंतिम भाग में एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसे जठर आगम अवरोधनी कहते हैं। यह अवरोधनी गर्सिका से आए हुए भोजन को अमाशय से वापिस गर्सिका की तरफ नहीं जाने देती। अगला आता है अमाशय। अमाशय उदर गुहा में पाया जाने वाला थैलेनुमा भाग होता है, जो एक तरफ तो गर्सिका से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरी तरफ ग्रहणी से जुड़ा रहता है। अमाशय में भोजन सर्वाधिक समय तक संग्रहित रहता है, लगभग 4 घंटे तक संग्रहित रहता है। अमाशय 3 भागों से मिलकर के बना होता है। गर्सिका के नीचे का क्षेत्र कार्डिक कहलाता है, कार्डिक भाग कहलाएगा। मध्य का भाग फंडस कहलाता है और अमाशय का अंतिम भाग पाइलोरस कहलाता है। कार्डिक और गर्सिका के बीच में एक अवरोधनी पाई जाती है, जो भोजन को विपरीत दिशा की ओर जाने से रोकती है। उस अवरोधनी को जठर आगम अवरोधनी कहते हैं। फंडस भाग सबसे मुख्य भाग होता है, संपूर्ण अमाशय का 80% भाग का निर्माण करता है, जबकि 20% भाग जो होता है वो पाइलोरस के द्वारा बनाया जाता है। फंडस भाग में जठर रस का निर्माण करने वाली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अमाशय में फंडस भाग में जठर ग्रंथि उपस्थित होती है, जो जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस अम्लीय प्रकृति का द्रव होता है। जठर रस में सांद्र HCl पाई जाती है। सांद्र HCl का निर्माण जठरीय ग्रंथि में पाई जाने वाली अम्लजन कोशिका के द्वारा होता है, जिसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। इस जठर रस में जल की मात्रा अधिक होती है और श्लेष्मा कोशिका के द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। श्लेष्मा उपकला सरल उपकला ऊतक से बनी हुई, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक से बनी हुई आंतरिक परत होती है,
जो अमाशय को स्वयं पाचन से बचाती है। अमाशय में सांद्र HCl के प्रभाव को कम करने का कार्य श्लेष्मा करता है। सांद्र HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करने का कार्य करता है। इसके अलावा जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था होती है, पेप्सिन सक्रिय अवस्था होती है, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करती है। पेप्सिनोजन का निर्माण अमाशय के फंडस भाग में उपस्थित मुख्य कोशिका या चीफ सेल या जाइमोजन कोशिका के द्वारा होता है। अमाशय में भोजन की अर्ध तरल अवस्था का निर्माण होता है, क्योंकि गर्शिका से भोजन अर्ध ठोस अवस्था बोलस रूप में आता है। और इस बोलस अवस्था में जठर रस के मिलने से उसकी अवस्था अर्ध तरल हो जाती है, और ये अर्ध तरल अवस्था कायम अवस्था कहलाती है। कायम अवस्था कहलाती है। अमाशय में रेनिन एंजाइम का निर्माण होता है, जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। लेकिन मानव में रेनिन एंजाइम का निर्माण नहीं होता। अमाशय में उपस्थित पेप्सिनोजन एंजाइम सांद्र HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलता है, और पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, उसे प्रोटियोज तथा पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है। अमाशय के बाद अर्धपचित भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी छोटी आंत का ही भाग होती है। अमाशय तथा ग्रहणी के संधि स्थल पर एक और अवरोधनी पाई जाती है, जिसे जठर निर्गम अवरोधनी कहते हैं। यह अमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन को पुनः अमाशय में जाने से रोकने का कार्य करती है। ग्रहणी
यू आकार की संरचना होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र जो होती है, इसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में 4.5 मीटर होती है, लेकिन मृत्यु के बाद आहार नाल शिथिल हो जाती है और इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर तक हो जाती है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। ग्रहिणी, अगर क्षुधांतर, एवं क्षुधांतर। ग्रहिणी को डियोडिनम कहते हैं। अगर क्षुधांतर को जेंजुनम कहते हैं, जेंजुनम। और क्षुधांतर को इलियम कहते हैं। ग्रहिणी 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अगर क्षुधांतर 1 मीटर लंबी होती है और क्षुधांतर जो होती है वो 1.75 मीटर लंबी होती है, अर्थात छोटी आंत की कुल लंबाई 3 मीटर तक होती है। 3 मीटर तक होती है। छोटी आंत का सबसे पहले का भाग, सबसे प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है, जो आमाशय से जुड़ा रहता है। ग्रहणी के आगे का भाग अगर क्षुधांतर है, जहां पर भोजन के पाचन की क्रिया होती है, और अगर क्षुधांतर का नीचे का भाग क्षुधांतर कहलाता है, इलियम कहलाता है, जहां पर भोजन के पचित भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है। छोटी आंत में ग्रहणी भाग में ओडी की अवरोधनी उपस्थित होती है। छोटी आंत के इस ग्रहणी क्षेत्र में यकृत तथा अग्नाशय एक सामान्य नलिका के द्वारा जुड़े रहते हैं। उस सामान्य नलिका के संधि स्थल पर अवरोधनी पाई जाती है, जिसे ओडी की अवरोधनी कहते हैं। ग्रहणी क्षेत्र में श्लेष्मिक पदार्थ का निर्माण करने वाली ग्रंथि ब्रूनर ग्रंथि कहलाती है, जो आमाशय से आए हुए भोजन के अंदर उपस्थित सांद्र HCl के प्रभाव को कम करने का कार्य करती है, क्योंकि ब्रूनर ग्रंथि के द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, जो ग्रहणी की आंतरिक भित्ति को साफ करने का कार्य करती है। ग्रहणी क्षेत्र में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस मिश्रित अवस्था में प्रवेश करते हैं। पित्त रस यकृत के द्वारा बनाया जाता है, जो क्षारीय प्रकृति का द्रव होता है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, जबकि अग्नाशयी रस में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रियाशील होते हैं, इसलिए
अग्नाशयी रस को क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य पित्त रस के द्वारा किया जाता है। अग्नाशयी रस ग्रहणी में भोजन की क्रिया को तेज करते हैं। ग्रहणी में भोजन और ज्यादा तरल अवस्था में आ जाता है और भोजन की कायम अवस्था अब कायिल अवस्था में बदल जाती है। और ये कायिल अवस्था जो है, इसमें पचित भोजन अवशोषण योग्य अवस्था में आ जाता है। छोटी आंत के इलियम भाग में रसाकुर उपस्थित होते हैं और रसाकुर के ऊपर सूक्ष्माकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्माकुर पाए जाते हैं जो पचित भोजन के अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। पचित भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया इलियम भाग में होती है। इलियम भाग में लीवर कुहन की दरारें उपस्थित होती हैं और अंतर में उपस्थित सब म्यूकोसा एवं म्यूकोसा परत आपस में वलित हो जाती है और वलन का निर्माण करती है। इन वलन के ऊपर अंगुली नुमा प्रवर्ध के ऊपर रसाकुर एवं सूक्ष्माकुर उपस्थित होते हैं। रसाकुर के ऊपर उपस्थित सूक्ष्माकुर हजारों की संख्या में होते हैं जो ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जो भोजन के अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। इलियम भाग में उपस्थित लीवर कुहन की दरार आंतरीय कोशिका या एंटेरोसाइट कोशिका एवं कलश कोशिका या गोबलेट सेल पेनेत कोशिका उपस्थित होती है। आंतरीय कोशिका के द्वारा आंतरीय कोशिका के द्वारा विद्युत अपघट्य पदार्थ एवं एंजाइम जैसे तरल पदार्थ का निर्माण किया जाता है। कलश कोशिका के द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का निर्माण होता है और पेनेत कोशिका लाइसोजाइम
का निर्माण करती है, जो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करती है। छोटी आंत्र के बाद हम पढ़ेंगे वर्धांतर। और वर्धांतर जो होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। वर्धांतर की लंबाई छोटी आंत्र से कम होती है, लेकिन इसका व्यास अधिक होता है। इसके कारण इसको बड़ी आंत भी कहते हैं, व्यास अधिक होने के कारण। अब सबसे पहले अपने देखेंगे कि छोटी आंत का ये जो इलियम भाग है, ये वाली छोटी आंत का इलियम भाग है, ग्रैनी ऊपर था, और इसका जेंजुनम भाग जो है मध्य का वलित भाग है, ये जेंजुनम है, और लास्ट वाला जो अंतिम भाग है ये इलियम भाग है। इलियम भाग यहां पर बड़ी आंत के सीकम भाग में खुलती है। यहां पर हम देखेंगे कि बड़ी आंत जो है ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। एक तो होता है सीकम, एक होता है कोलन, और एक भाग होता है रेक्टम। इन 3 भागों से मिलकर के बनी होती है बड़ी आंतर। बड़ी आंतर और छोटी आंतर जहां पर आपस में मिलती है, उस छोटे से संकीर्णित बंद प्रकोष्ठ को अंधनाल या सीकम कहते हैं। और सीकम के नीचे एक छोटी अंगुली नुमा संरचना कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है। ये वाली कर्मी रूपी परिशेषिका हमारे अवशेषी अंग के रूप में है, क्योंकि यहां पर सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन हम हमारे भोजन में सरल शर्करा को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्मी रूपी परिशेषिका जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये अवशेषी अंग के रूप में, ये वाला पार्ट अवशेषी अंग के रूप में। अंधनाल का ऊपरी भाग वर्धांतर का आरोही भाग कहलाता है, मध्य का भाग अनप्रस्थ भाग कहलाता है, और पश्चिम भाग जो है वो अवरोही भाग कहलाता है। बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, ना ही भोजन का पाचन होता। अपचित भोजन को संग्रहित किया जाता है, और अपचित भोजन में उपस्थित या अवशेषी पदार्थ में उपस्थित अतिरिक्त जल तथा खनिज की मात्रा को अवशोषित किया जाता है, और मलाशय के अंदर मल का निर्माण किया जाता है, जिसे गुदा छिद्र के माध्यम से शरीर। गुदा क्षेत्र में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। अंदर की तरफ चिकनी पेशियां होती है। इस भाग में अंदर की तरफ चिकनी पेशी या अरेखित पेशी होती है, जबकि गुदा छिद्र के बाहर की तरफ रेखित पेशी उपस्थित होती है। मल के दबाव के कारण ये पेशियां अब पेशियों से बनी हुई अवरोधनी खुलती है, जिसके कारण मल त्याग की क्रिया होती है। अंधनाल एवं छोटी आंत के इलियम भाग के मध्य अवरोधनी उपस्थित होती है, जिसे इलियो सिकल अवरोधनी कहते हैं। ये अवरोधनी अपचित भोज्य अवशेष को अंधनाल से वापिस इलियम भाग की ओर नहीं जाने देती। इसके अलावा अंधनाल क्षेत्र में, अंधनाल भाग में, सीकम भाग में सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं। यहां तक हमने आहार नाल की संरचना के बारे में चर्चा कर ली है। अब पाचक ग्रंथियां नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।